नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हालात क्यों तनावपूर्ण हैं, यहां जनता ने क्यों पाकिस्तान के अवैध कब्जे के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है और कैसे पाकिस्तान यहां प्रदर्शनकारियों की लाश बिछा रहा है। वहीं एपिसोड में हम ये भी चर्चा करेंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के ताज़ा हालात क्या हैं। आज अमेरिका ने ईरान पर कहां-कहां बमबारी की और ईरान की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में भारी उबाल, वतन या कफन के नारे के साथ रावलाकोट से मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च। प्रदर्शनकारियों को रोकने की हर संभव कोशिश, अब तक झड़प में 10 की मौत। अमेरिका ने ईरान पर तेज किए हमले, बुधवार दोपहर को भी बरसे बम। तटीय रक्षा प्रणाली और मिसाइल भंडारण सुविधा को निशाना बनाने का दावा। ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दागी मिसाइलें। रूस के मिसाइल हमलों से यूक्रेन दहला, ओडेसा और सूमी में तबाही, 6 की मौत, 20 से ज्यादा घायल। यूक्रेन के साथ ईयू की बड़ी डील, ड्रोन उत्पादन बढ़ाने पर बनी सहमति। सूडान गृह युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र की बड़ी चेतावनी, कहा प्राकृतिक संसाधनों से हो रही युद्ध की फंडिंग, संसाधनों और व्यापार मार्गों से कमा रहे हैं लड़ाकू गुट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया यूके सीईटीए और सामाजिक सुरक्षा समझौते के लागू होने का किया स्वागत। कहा और अधिक गहरे होंगे दोनों देशों के आर्थिक संबंध, किसानों, उद्यमियों और एमएसएमई को मिलेगी नई गति। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सड़कों पर इस वक्त सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि नाराजगी का बड़ा विस्फोट दिखाई दे रहा है। महंगाई, बिजली संकट और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर हजारों लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खुलकर उतर आए हैं। रावलाकोट से मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च की शुरुआत हो चुकी है और हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। कई प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों की गोली का शिकार हो चुके हैं। आखिर पीओके में विरोध की ये चिंगारी कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। ये तस्वीरें हैं मुजफ्फराबाद की, जहां आज सड़कों पर सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि गुस्सा उमड़ा है। पीओके में हजारों लोग पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। सरकारी पाबंदियों और भारी सुरक्षा बल के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी ने 15 जुलाई को रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक बड़े लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। उनका कहना है कि ये मार्च 38 सूत्रीय मांगों के चार्टर को लेकर निर्णायक प्रदर्शन होगा। जेएसी की अगुवाई में महंगाई, बिजली संकट, गेहूं की कमी और बुनियादी सुविधाओं की बदहाली को लेकर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार के खिलाफ मोर्चा तेज कर लिया है। इस आंदोलन की आग रावलकोट से भड़की। 40 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन मंगलवार को हिंसक टकराव में बदल गया। आरोप है कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने पहले आंसू गैस छोड़ी और फिर गोलियां दाग दी। मुनीर सेना की इस बर्बर कार्रवाई ने 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, दर्जनों घायल हुए और इसके बाद पीओके में गुस्सा और भड़क उठा। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव और बढ़ गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी को पाकिस्तान ने प्रतिबंधित कर दिया है,
जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ महंगाई की नहीं है, 38 सूत्री मांगों में सस्ती बिजली, गेहूं, रोजगार और बेहतर प्रशासन की मांग है। लेकिन अब नारों में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ गुस्सा साफ सुनाई दे रहा है। वहीं भारत ने भी पीओके की स्थिति पर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे कथित शोषण, अधिकारों से वंचित रखने और प्रशासनिक दमन का परिणाम है। वहां के लोगों के वैध अधिकारों और न्याय की मांग का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय अत्यधिक पुलिस बल का इस्तेमाल कर रही है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति पर ध्यान देने की अपील की है। पाकिस्तान की दमनकारी और अत्याचारी नीतियों का नतीजा है कि बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा में असंतोष गहराता जा रहा है। बलूचिस्तान के अलगाववादी 80% हिस्से पर कब्जे का दावा कर रहे हैं। अब पीओके की आवाम पाकिस्तान को ललकार रही है कि अवैध कब्जाधारियों का अत्याचार का ये खेल बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं। यानी पीओके की सड़कों पर आजादी की गूंज सुनाई दे रही है और इसे हासिल करने के लिए आवाम रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक खाक छान रही है। और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर खिनवराज जांगीड़, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर जांगीड़, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर जांगीड़, पहला सवाल ये है कि पीओके की जो हालत इस वक्त बनी हुई है, क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी? नमस्कार। देखिए, पाकिस्तान के आर्थिक हालात ईरान के लड़ाई के चलते बड़े बदतर हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले स्थिति ज़्यादा सहज थी लोगों के लिए। और ख़ासकर पीओके के मामले में जो उनकी अशांति है, जो असंतोष है, वो पिछले 5-6 महीने की उनकी जो एक आर्थिक तंगी का असर है, वो देखने को मिलता है। दूसरा, पीओके के लोगों को अक्सर ये लगा है कि उनके नाम पे उनकी हिमाकत और राजनीति ज़्यादा हुई है, बजाय इसके कि उनकी आर्थिक हितों की बेहतरी। और ये लोग उस हिस्से के बिल्कुल बगल में रहते हैं जहाँ पे भारत का कश्मीर है, और उस कश्मीर में चीज़ें बड़ी बेहतर है। तो वो जो एक तुलना है कि हमारे सरहद के ठीक सामने के लोगों की आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी गुजर हो रही है, उनकी किसी भी मायने में, राजनीतिक हितों के तौर पे देख लीजिए, उनकी आम शिक्षा के तौर पे देख लीजिए, सेहत के तौर पे देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, बिजली पानी देख लीजिए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान इस समय बड़ी बदतर स्थिति में है। जैसा कि आपकी रिपोर्ट में जिक्र किया गया, ये असंतोष न केवल पीओके में है, ये असंतोष बलूचिस्तान में तो बहुत गंभीर हो गया है कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा है वो इस आर्थिक असंतोष और उबाल के वक्त में अपनी राजनीतिक संप्रभुता तक की मांग कर रहा है। ये काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही डॉक्टर जांगीड़, क्योंकि एक तरफ जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू हो रहा है और दूसरी तरफ लोग रो रहे हैं, करा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अपने मूलभूत अधिकारों को लेकर के। लेकिन पिछले 40 दिनों में जो वहाँ पर लोगों की मांग थी, जो लोग अपने अधिकारों के लिए वहाँ पर लड़ रहे थे, उसको जिस तरह से दबाया गया है वहाँ पर, अब हम ये देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से जो वीडियो आ रहे हैं सामने, उसमें साफ तौर पर इनके नेता जो हैं अब पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प मामला होगा पाकिस्तान के लिए, पर हाँ, पाकिस्तान की जो अंदरूनी तौर पे एक आवाम पे जो दबाव की जो एक राजनीति है, वो मेरे ख्याल से जग जाहिर है। देखिए, पाकिस्तान कहने भर की एक प्रजातंत्र वाली व्यवस्था है। वहाँ पे मिलिट्री का ज़्यादा सलूक भी, मिलिट्री ही वहाँ पे सारी चीज़ें करती हैं। और डी फैक्टो जब मिलिट्री का राज होता है तो आवाम की अक्सर सुनवाई की बजाय अत्याचार ही ज्यादा होते हैं। तो उस लिहाज से ये बात, देखिए, साउथ एशिया में, दक्षिणी एशिया में जो जो मुल्क हैं, उन मुल्कों को ये पता है, पर विश्व के स्तर पर अक्सर इसका इल्म उतना नहीं है। खासकर राष्ट्रीय राजनीति में पाकिस्तान की इस बात पे आलोचना बहुत कम होती है कि आप
का अपने आवाम के प्रति रवैया कैसा है, वहां पे क्यों उनके सिविक राइट्स, वहां पे क्यों उनके पॉलिटिकल डिसेंट, वहां पे क्यों उनके पॉलिटिकल एजिटेशंस के लिए जगह नहीं है। और वो जगह कुदरती तौर पे नहीं है, पूरे पाकिस्तान में नहीं है। तो जो हम्म। जो पीएके की बदस्थिति है, वो बदस्थिति मेरे ख्याल से आम पाकिस्तानियों की है। और अब मेरे ख्याल से बलूचिस्तान के जरिए या पीओके के जरिए वो बात सड़कों पे और गलियों में ज्यादा हो रही है। तो उसका मतलब मेरे ख्याल से इस समय एक भला ये हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जानकारी बढ़े, हम्म। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर पाकिस्तान पे दबाव बढ़े कि आप इन पॉलिटिकल एजिटेशंस, इन पॉलिटिकल डिमांड्स को एक पॉलिटिकल स्पेस दें। मतलब एक जो राजनीतिक नुमाइंदगी होती है, एक राजनीतिक सुनवाई जो होती है, वो सुनवाई जब तक नहीं होगी, मेरे ख्याल से ये अशांति और बढ़ने वाली है। और सबसे बड़ा तो मतलब ये है ना कि लेकिन गोलीबारी चल रही है। पाकिस्तान तो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। आज कल 14 तारीख तक उन्होंने डिमांड की थी कि हमारी मांग को पूरा कीजिए, नहीं तो आज 15 तारीख को वो मुजफ्फराबाद के लिए कूच करेंगे। और उससे पहले कल शाम से ये हुआ है कि वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है, वहाँ पर पाकिस्तानी रेंजर्स को वहाँ पर उतारा गया है। कल की ही खबर है, खुद जो पाकिस्तान की अपनी मीडिया है, पाकिस्तान की अपनी सरकार है, वो मान रही है कि कल वहाँ पर 7 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है, 2 पुलिस वाले भी वहाँ पर मारे गए हैं। तो इस तरह का माहौल पाकिस्तान जिस तरह से बलूचिस्तान में वहाँ पर विद्रोह को दबा रहा है, उसी तरह से यहाँ पर भी पीओजेके में हम देख रहे हैं कि वो इनकी मांगें मानने के बजाय लगातार इनको दबा रहा है, वहाँ पर लाशें बिछा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मांगे मानने की स्थिति में पाकिस्तान नहीं है। हम्म। ये राजनीतिक इच्छा की बात नहीं है। ये राजनीतिक एक तरह से कहिए गुंजाइश की बात नहीं है। ये बात है, क्या देश सक्षम है इन मांगों को मानने के लिए? क्या देश में अभी वो साधन हैं? क्या देश में वो राजनीतिक सूझबूझ और राजनीतिक कल्चर है? वो है नहीं। तो जाहिरन तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो मांगे 14 तारीख तक मांगी जानी चाहिए थी, वो नहीं मांगी जाएंगी। और मैं इस बात का भी मतलब हमें ख्याल रखना चाहिए कि ये बात इच्छा से ज्यादा उनकी क्षमता पे है, और वो क्षमता है नहीं उस मुल्क में। हम्म। और वो क्षमता मेरे ख्याल से इतनी क्षीण हो गई है पिछले ईरान के और अमेरिका और इजराइल के युद्ध के चलते। अगर हम देखें, आज देखिए, पाकिस्तान की राजनीतिक तौर पे ना छवि बना दी गई है कि अरे पाकिस्तान तो मीडिएट कर रहा है। हम्म। पिछले 3 महीने से पाकिस्तान बड़े ऊंचे ओहदे पे पहुंच गया है। हम्म। ये बात एक तरह से आ, दिखावा के लिए तो अच्छी है, पर इसका जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। पाकिस्तान की स्थिति पिछले मतलब 28 फरवरी के बाद से, जब से हॉर्मुज से तेल का आना बंद हुआ है, स्थिति बहुत बेकार हुई। बिल्कुल। और आप मानिए, पिछले 3-4 साल पहले जो बड़ा सा बेल आउट हम्म। प्लान अमेरिका को, यूरोप और पाकिस्तान को जो अमेरिका से मिलना था, जिसके हम्म। एवज में ये लोग ट्रम्प साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो सारी खानापूर्ति कम पड़ रही है देश में आर्थिक असंतोष को कम करने के लिए। हम्म। अब एक और होगा यहाँ ये। पर नया पैटर्न, हालांकि ये बहुत पुराना पैटर्न है, लेकिन हाल के दिनों में ये कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। चाहे हम केपीके की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें या पीओजेके की बात करें, जब भी पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ या वहाँ की जो हुकूमत है, सेना के खिलाफ लोग खड़े उठते हैं, तो पाकिस्तान भारत की ओर उंगली उठाता है। और इस मामले में भी यही देखा जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर ये खुद जो लोग सोशल मीडिया पे जो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो खुद इसको शेयर कर रहे हैं कि वहाँ पर भारतीय करेंसी को वहाँ पर प्लॉट कराया जा रहा है, ताकि ये आरोप लगाया जा सके कि ये फिर भारत की ओर से उकसाया जा रहा है। तो बलूचिस्तान को लेकर भी, केपीके को लेकर भी, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं भारत की ओर उंगलियां उठाकर अपनी नाकामियां छिपा रहा है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान में अगर कल सूखा पड़ जाए हम्म। कुदरती तौर, हम्म। तब भी उसका मतलब दोष भारत पे ही आएगा। ये वहां की राजनीति का एक कहिए मिजाज है। वहां की राजनीति इस बात पे कायम है, भारत के ऊपर इन चीजों को थोपने की। हम्म। उनके जहन में ये भी है कि जब बांग्लादेश ईस्ट, मतलब जब पूर्वी पाकिस्तान में इस तरह का असंतोष बना था 1970 के करीब। हम्म। अगर आप देखिए, बांग्लादेश जब बना था, बांग्लादेश के बनने में दो बड़ी अहम वजह थी। एक एक सूखा पड़ा था बहुत बड़ा,
बिल्कुल। और उस बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की आर्थिक स्थिति, खाने की स्थिति बड़ी बदतर हो गई थी, और उनको ये लगा था कि हमारे भूखे मरने के दौरान पंजाब वाले जो मुसलमान हैं वो हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं, हमारे लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। हम्म। और दूसरा था कि उनकी जो बांग्ला लैंग्वेज थी उसको उन्होंने राष्ट्रीय लैंग्वेज, मतलब जो नेशनल लैंग्वेज थी उर्दू, उसके साथ बराबरी का नहीं माना। जी। ये दो ऐसे असंतोष थे जिसके चलते पाकिस्तान का एक हिस्सा उनसे अलग हुआ, और उस अलग होने में भारत की एक भूमिका रही। वो भूमिका भारत ने पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए न करी हो, पर इसमें भारत का हित जरूर जुड़ा था कि वो जो नरसंहार हुआ, जो लोग भारत की तरफ आने लगे उस गोलीबारी की वजह से, हम्म। यही तो एक तो पाकिस्तान के आवाम में और पाकिस्तान के जनमानस में वो एक ऐतिहासिक याद है कि हमारे साथ ऐसा पहले हो चुका है। बलूचिस्तान में भारत ने कई तरह से रणनीतिक तौर पे उस मुद्दे पे बलूच लोगों का समर्थन किया है। ये बात मतलब हमारी राजनीति में भी बड़ी पब्लिकली है कि पाकिस्तान के इस नाजुक नब्ज पे भारत का ध्यान रहा है। तो मेरे ख्याल से उनके पास खूब कारण होंगे भारत को कोसने के और भारत के ऊपर इसका इल्जाम लगाने के लिए, हम्म। पर ये वही तरीका है अपनी आवाम ये को फिर कहीं ना से कहीं अपनी बरगलाने। नाकामियों को छुपाने के लिए भारत की ओर इशारा करने की पाकिस्तान की लगातार एक लंबी आदत रही है, और वही यहाँ पर भी दिख रही है। डॉक्टर जहांगीर, एक छोटा सा यहाँ पर हमको ब्रेक लेना है। ब्रेक के उस पार एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर आपसे बातचीत करेंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार गहराता जा रहा है और अमेरिका ईरान टकराव अब नए स्तर पर पहुंचता दिख रहा है। अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले करने का दावा किया है, जबकि तेहरान भी जवाबी कार्रवाई का दावा कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ती तनातनी ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। आखिर इस टकराव का अगला कदम क्या होगा, और क्या पश्चिम एशिया एक बार फिर बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए हैं। लगातार चौथे दिन ईरान अमेरिकी हमलों से दहलता रहा। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के पास और तटीय क्षेत्रों में दर्जनों ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए 7 घंटे तक हमले किए। अमेरिकी लड़ाकू विमान, ड्रोन और नौसैनिक जहाजों ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन साइटों, नौसैनिक क्षमताओं और तटीय रक्षा प्रणालियों पर सटीक हमले किए। अमेरिकी कमांड के मुताबिक इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना है जिसके जरिए वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों और नागरिक चालक दल के लिए खतरा पैदा कर सकता है। होर्मुज स्ट्रेट वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये हमले उस दिन हुए जब अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों से आने जाने वाले जहाजों के खिलाफ अपनी नाकेबंदी फिर से शुरू की है। ये नाकेबंदी अमेरिकी समय अनुसार शाम 4 बजे लागू हुई। ईरान ने बताया कि दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित एक सैन्य बैरक पर अमेरिकी मिसाइल हमलों में उसके 7 सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि अब तक के हमलों में 30 से ज्यादा नागरिकों की जान जा चुकी है। वहीं जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने का दावा किया। IRGC ने बहरीन के अमेरिकी फिल्थ फ्लीट बेस और जॉर्डन के अजराक एयरबेस को निशाना बनाने का भी दावा किया। हालांकि कुवैत, बहरीन और जॉर्डन ने ईरानी हमलों को विफल करने की बात कही है।
इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तेहरान समझौते के लिए आगे नहीं आता है तो अगले हफ्ते बिजली, घरों और पुलों को भी निशाना बनाया जाएगा। दूसरी ओर ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और हुर्मुज स्ट्रेट पर अपनी रणनीति जारी रखेगा। इस बीच IRGC ने कहा है कि अगर अमेरिका हुर्मुज की नाकेबंदी जारी रखता है तो पूरे पश्चिम एशिया से तेल और गैस का निर्यात रोक दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान हुर्मुज पर नियंत्रण को लेकर आमने सामने है, जिससे पूरे क्षेत्र में बड़े युद्ध का खतरा बढ़ गया है। सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने स्ट्रेट की नाकेबंदी के साथ इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर 20% शुल्क लगाने की घोषणा की थी, लेकिन खाड़ी देशों के सहयोगियों के अनुरोध पर कुछ ही घंटे बाद इस योजना को वापस ले लिया। उधर ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदी निजाद ने मोसाद के साथ संबंध और हिरासत में लिए जाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। ईरान में सत्ता परिवर्तन लाने के लिए महमूद अहमदी निजाद के साथ मिलकर बनाई गई इजरायली सरकार की एक योजना के बारे में अमेरिका और इजराइल के अखबार ने अलग अलग रिपोर्टें प्रकाशित की हैं। डॉक्टर खिनवराज जांगीड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर जांगीड़, क्या कुछ ताज़ा स्थिति है वो तो हमने रिपोर्ट में बताई। इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है या इजराइल के अखबारों में जो रिपोर्ट आ रही है कि पूर्व राष्ट्रपति अहमदी नेजाद कहीं ना कहीं मोसाद के लिए काम कर रहे थे। उसमें ये कहा जा रहा है कि वो मोसाद के चीफ से मिले भी थे। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इस तरह की अगर कोई मामला था भी तो क्यों उसको अमेरिका या इजराइल की मीडिया उसको इस तरह से एक्सपोज करेगी? देखिए, मैं पिछले महीने भर से इजराइल में हूँ। मैं बस 4 दिन मतलब एक तरह से इत्मीनान से काटना चाहता हूँ कि ईरान की लड़ाई यहाँ ना शुरू हो जाए। अभी तक ईरान ने इजराइल पे हमला नहीं किया है। ये भी एक बड़ा दिलचस्प पहलू है जिसमें हम बाद में बात कर सकते हैं। इजराइल में इस बात की बड़ी खबर छपी है कि अहमदी निजाद के साथ मोसाद का एक बड़ा मतलब मीटिंग रहा है। देखिए, मोसाद ने पिछले साल जून में जब 12 दिन की लड़ाई हुई थी, मतलब 12 दिन जब ईरान पे हमले किए गए थे, उस समय मोसाद का एक बहुत बड़ा नेटवर्क ईरान में पाया गया था। ईरानियों को खुद को उसकी कभी भनक नहीं थी। मोसाद ने पिछले 5-6 साल लगा के वो नेटवर्क तैयार किया था। आपको याद होगा, उसी कामयाबी की वजह से मोसाद के एजेंटों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के पेजेस को ब्लास्ट किया था, बिल्कुल, जिससे उसमें बड़ी मतलब दहशत छा गई थी। तो ये बात बिल्कुल होने लायक है। ये बात इजराइल ने, मतलब जाहिर सी बात है, इन बातों पर कोई टिप्पणी की नहीं जाती है। ना वो हाँ कहते हैं ना वो ना कहते हैं, पर 2 बातों से ये पता चलता है कि ये काम हुआ था। उसकी वजह कि ईरान के अंदरूनी राजनीति में मोसाद पिछले 5-6 साल से काम कर रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने जून में जो लड़ाई करी थी उसमें कामयाबी भी मिली, और इस बार जो उनकी पूरी मंशा थी कि वहां पे सत्ता परिवर्तन हो सकता है। और दूसरी, ये जो लड़ाई 28 फरवरी को शुरू हुई थी, इसका मकसद फिर से न्यूक्लियर मतलब साइट्स पे हमला करना नहीं था। इसका मकसद IRGC जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको सत्ता से हटाना था। और जाहिर सी बात है, उनको हटाने के पहले इनको किसी न किसी एक ऑल्टरनेटिव पे काम करना था, तो वो अहमदी निजाद हो सकते थे। अब मुझे आश्चर्य लगता है कि अहमदी निजाद की जो राजनीति थी, मुझे याद है 2007 और 8 और 9 और 10 में मैं JNU में PhD का स्टूडेंट हुआ करता था, और उस समय अहमदी निजाद बड़े कट्टरपंथी नेता थे ईरान के। बिल्कुल, उन्होंने एक ईरान ऐसा, मुझे तो इस बात का आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अहमदी निजाद के साथ कैसे ये मतलब डील करी। पर देखिए, ईरान के अंदर राजनीति बड़ी मतलब बिखरी है। बिखरी का मतलब, खमेनी साहब की मौत के बाद ईरान के अंदर कौन सत्ता में उभर सकता है, इस बात को लेकर बड़ी कयादतें लगी थी जी। और सबको लगा था कि चूंकि अंदरूनी समय कम है सर, 30 सेकंड में आप कंक्लूड कर दीजिए जी। हाँ, तो मतलब ये बात बिल्कुल होने लायक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जांगीड़ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ के जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
यूक्रेनी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस की बर्ड्स यूनिट द्वारा चलाए गए ड्रोन ऑपरेशंस में पिछले 9 दिनों में अजोव सागर में 116 रूसी जहाजों को निशाना बनाने का दावा किया गया है। यूक्रेन का दावा है कि उसका मकसद रूस के उस फीडर फ्लीट को रोकना है जिसका इस्तेमाल वोल्गा डॉन नहर और अजोव सागर से जुड़े बंदरगाहों से तेल को ब्लैक सी में दूर खड़े बड़े टैंकरों तक पहुँचाने के लिए किया जाता है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडेसा पर बड़ा हमला किया है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। चीन की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में पिछले 3 साल से भी ज्यादा समय में सबसे धीमी गति से बढ़ी। घरों में कम खपत ने मजबूत मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर असर डाला और इसके असंतुलित विकास मॉडल के लंबे समय तक टिके रहने को लेकर चिंताएं बढ़ा दी। अप्रैल-जून में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 4.3% रही, जो पहली तिमाही के 5.0% से कम थी। ये चीन के पूरे साल के 4.5% से 5% के लक्ष्य के निचले स्तर से भी नीचे रही। पेरिस के पास फॉन्टेनब्लू जंगल में लगी आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी जुटे हुए हैं। इस बीच फ्रांसीसी मीडिया ने स्थानीय अभियोजक के हवाले से बताया कि पेरिस के पास एक जंगल में आग लगने के शक में गिरफ्तार लोगों में से एक वॉलंटियर फायर फाइटर था, जिसने मंगलवार को अपना जुर्म कबूल कर लिया। वहीं एक दूसरे संदिग्ध ने सिगरेट फेंकने से गलती से आग लगने की बात स्वीकार की है। ब्रिटेन की आतंकवाद रोधी पुलिस ने मंगलवार को कहा कि पूर्व सरकारी मंत्री एन विडीकॉम, जिनकी पिछले हफ्ते उनके घर पर हत्या कर दी गई थी, को साफ तौर पर निशाना बनाया गया था। पुलिस ने ये भी कहा कि वे अभी भी इस घटना के पीछे की वजह को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को क्यूबा का नेशनल पावर ग्रिड ठप हो गया। लगभग 1 करोड़ आबादी वाले इस द्वीप पर 9 दिनों में ये तीसरी बार बिजली गुल होने की बड़ी घटना है। बार बार बिजली गुल हो जाने की समस्या तब हो रही है जब अमेरिका द्वारा लगाए गए तेल प्रतिबंध ने द्वीप के पहले से ही पुराने हो चुके ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह से प्रभावित किया है। मेक्सिको ने अमेरिका में इमिग्रेशन कस्टडी और एनफोर्समेंट ऑपरेशन के दौरान अपने नागरिकों की मौत के मामले में अमेरिकी राज्य अभियोजकों के पास आपराधिक शिकायतें दर्ज कराना शुरू कर दिया है। मेक्सिको सरकार ने उन अमेरिकी हिरासत केंद्रों को भी निषेधाज्ञा पत्र भेजे हैं जहां मेक्सिकन नागरिकों की मौत हुई थी।